नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज जागलान एक बार फिर से आपके साथ लाइव हूँ और हम पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश, जिसमें हमने हिमालय पर्वत और उत्तर का विशाल मैदान कंप्लीट कर दिया। इससे पहले हमने प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित कुछ बातें की थी और आज जो बातें करेंगे हम इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि भारत में प्रायद्वीपीय पठार फैला कहाँ होता है। ये वाला भाग प्रायद्वीपीय पठार का होता है, इधर यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, और ये आपके राजस्थान में अरावली पर्वत तक, ये वाला भाग हमने डिस्कस कर दिया था। फिर हमने एक बात की थी कि इस प्रायद्वीपीय पठार में अनेक पर्वत पाए जाते हैं और उन पर्वतों में से एक पर्वत अरावली को हमने पढ़ दिया था। ठीक है भी, तो अभी हम दूसरे पर्वत की ओर चलेंगे। हमारा जो दूसरा पर्वत है वो ये वाला है, जिसका नाम होता है विंध्याचल। कौन सा पर्वत होता है भाई? ये विंध्याचल। और इसके जस्ट नीचे आपका एक पर्वत होता है ये वाला, और इस पर्वत का नाम होता है सतपुड़ा। सतपुड़ा। और इधर आपका एक पर्वत होता है जिसका नाम होता है पश्चिमी घाट, और एक पर्वत इधर होता है जिसको आजकल नदियों ने काट दिया, लेकिन अभी भी नाम तो है पूर्वी घाट। और एक इधर आपके यहाँ रह गया तमिलनाडु और कर्नाटक में, ये आपका नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी। अब हम एक एक पहाड़ी को, एक एक पर्वत को इसमें डिस्कस करेंगे। भाई ब्राइटनेस सबसे कम है ये, मैंने आज ही चेक की है कि ब्राइटनेस 0 है, इससे कम ब्राइटनेस हो नहीं रही। ये बात मेरे भी दिमाग में कई बार आई है, हाँ, लेकिन इससे कम ब्राइटनेस हो नहीं रही। सतेंद्र जी नमस्ते, उमेद कुमार नमस्ते भी, प्रीत हाँ नमस्ते, राम राम। चलो सब जुड़ जाओ जल्दी से और फिर हम शुरू करते हैं अगली बात से। सतपाल राम राम भाई। हाँ, अब हमारी जो बात है वो शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में हम 2 नंबर पर्वत को डिस्कस करेंगे और वो हमारा है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत को हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहली बात, कल भी मैंने आपको ये बात कही थी कि विंध्याचल पर्वत कैसा पर्वत है? ब्लॉक या खंड पर्वत है। अच्छा, ये ब्लॉक पर्वत होता क्या है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। हाँ, कल क्लास चल नहीं पाई थी भी, फोगाट सरिता, उसी को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं। आज अभी तक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है और हम यही उम्मीद करेंगे कि नहीं हो। हाँ, देखिए आप, जब धरातल का कोई भाग, जैसे ये धरातल है और इसका मतलब ये वाले दोनों भाग जो हैं वो ऊपर उठ जाएं या बीच वाला नीचे नीचे धंस जाए, दोनों बात एक ही होती है। बीच वाला भाग नीचे धंस जाए, दोनों बात एक ही होती है। तो ये जो भाग ऊपर उठे रहते हैं इनका नाम होता है ब्लॉक पर्वत। इनको इंग्लिश में कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन। और जो भाग नीचे धंस जाता है उसका नाम होता है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली। तो आपको याद रखना है, प्रदीप कल क्लास नहीं हो पाई थी भाई। हाँ, अब अपनी बात को देखिए, ये ब्लॉक पर्वत है, ये ब्लॉक माउंटेन है, ये भ्रंश घाटी है। तो हमारे विंध्याचल जो पर्वत है और सतपुड़ा जो पर्वत है, ये दोनों के दोनों पहले यहां धरातल समतल था और फिर ये भाग ऐसे ऊपर उठ गए और ऊपर उठने से ये ब्लॉक पर्वत बने। तो अब ध्यान से सुनना बेटा, जहां पर भी, जैसे मान लो ये भाग है, ये इतना भाग लावा से बना है और इतना चुना पत्थर से बना है, तो जब ये पर्वत ऊपर उठेगा तो ऐसे सीधा ही उठ जाएगा। तो जहां लावा है वहां लावा और चुना है वहां चुना, दोनों ऊपर उठ जाएंगे। अब देखो आप, ये पर्वत ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे, ये धरातल है, ऐसे होते हैं, तो एकदम खड़े ढाल वाले होते हैं।
फिर अपर्दन के जो कारक होते हैं, अपर्दन के कारक मतलब नदी वगैरह इसको काट काट के ऐसा बनाते हैं, तब आपके ये जो पर्वत होते हैं वो ऐसे बनते हैं। तो मतलब आपको याद रखना है कि ये पर्वत खड़ी ढाल वाले होते हैं, खड़ी ढाल वाले होते हैं, और जो भाग पहले वहां होता है वही सीधा ऊपर उठ जाता है, और इसलिए इनका निर्माण उसी से होता है। जैसे आपका विंध्याचल पर्वत है, उसके अधिकांश भाग का निर्माण चूना पत्थर से हुआ है। और आपके जो सतपुड़ा है ना, सतपुड़ा पर्वत का निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है, बलुआ पत्थर से हुआ है। तो जहां बालू रेत थी वो बालू पत्थर बन गया, चुना पत्थर था वो चुना पत्थर बन गया। इस प्रकार की आपकी स्थिति इन पर्वतों में होती है। अभी जो मैंने आपको बात बताई वो केवल ये बताई कि ब्लॉक माउंटेन होते क्या हैं, ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, ये आपके लिए सामान्य बात है। तो कभी भी सवाल पूछा जाए विंध्याचल और सतपुड़ा कैसे पर्वत है, तो ये दोनों ब्लॉक माउंटेन है। ओके जी, इधर हम आ जाते हैं। ब्लॉक या खंड पर्वत कहां से कहां फैला है? ये यहां गुजरात में शुरू होता है, जोबात से। इधर गुजरात में जो स्थान है जहां से शुरू होता है जोबात, और लास्ट पॉइंट जो है वो बिहार का सहसाराम है, बिहार का सहसाराम। गुजरात के जोबात से बिहार के सहसाराम तक फैला है। तो यह पर्वत गुजरात के जोबात से बिहार के सहसाराम तक फैला है। एकदम बिहार में एंट्री करते ही खत्म हो जाता है। देखो एंट्री करते ही एकदम एंट्री पॉइंट है, बिहार के सहसाराम तक फैला है। इसका मतलब इसका विस्तार कहां हो गया? तो इसका विस्तार हो गया गुजरात में, एमपी में, थोड़ा सा यूपी में और थोड़ा सा बिहार में। इन स्टेट में इसका विस्तार हो गया। औसत ऊंचाई कितनी होती है इसकी? औसत ऊंचाई 650 मीटर, यानी कि ज्यादा ऊंचा पर्वत नहीं है। और अब इसके 3 भाग होते हैं। ये वाला जो भाग होता है ना इधर तक का, इसका नाम अलग होता है। इसका आपका नाम होता है यहां तक के भाग का, इसका नाम होता है भानेर श्रेणी। इसका सबसे पश्चिमी भाग जो गुजरात और एमपी में होता है वो बानेर श्रेणी। और यहां तक केवल मध्य प्रदेश में इसका नाम होता है विंध्याचल। और इसका पूर्वी भाग जो होता है वो कहलाती कैमूर श्रेणी। इसका पूर्वी भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? कैमूर श्रेणी। तो इस पर्वत श्रेणी के 3 नाम होते हैं। पश्चिमी भाग बानेर श्रेणी, बीच वाला भाग विंध्याचल और पूर्वी भाग कैमूर श्रेणी। ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो यहां हम लिख सकते हैं इसको पश्चिमी भाग क्या कहलाएगा? बानेर। तो पश्चिमी भाग बानेर श्रेणी कहलाएगा। बानेर श्रेणी विंध्याचल पर्वत का नाम कहां होता है? गुजरात और एमपी में, थोड़ा भाग एमपी का भी आता है। और मध्यवर्ती भाग क्या कहलाते हैं? विंध्याचल एमपी में होता है ये। और पूर्वी भाग, आपका जो पूर्वी भाग होता है वो कहलाता है कैमूर श्रेणी। और कैमूर श्रेणी जो है आपकी वो कहां होगी? वो यूपी और बिहार में होगी। यूपी व बिहार में इसका नाम होता है कैमूर श्रेणी। ये आपकी कुछ बातें थी। इतनी बातें क्लियर हो गई तो एक बार आप थंब भेजें। हाँ, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। ओके, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर हैं तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अगली बात सुनिए, इधर से नदी निकलेगी चंबल, यहां से आपकी नदी निकलेगी चंबल यहां से, और चंबल नदी यहां से जाके राजस्थान से होके और राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बना के और जाके आपकी यमुना में मिल जाएगी।
और यमुना गंगा में मिल जाएगी। और इधर से जैसे नर्मदा निकलेगी या यहां से गोदावरी नदी तंत्र होगा, इधर इधर गोदावरी होती। तो बड़े नदी तंत्रों की बात करें तो नीचे तो इधर होता है गोदावरी नदी तंत्र, और ऊपर आपका होता है यहां पे गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र होता है। इन दोनों नदी तंत्रों को विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत अलग करते हैं। तो आप विंध्याचल और सतपुड़ा भी उपयोग कर सकते हो, ये आपकी बात है। तो अगली इंपॉर्टेंट बात यही थी भाई, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत किसको अलग करेगा? गंगा नदी तंत्र। बेटा जहां पे भी ये शब्द तंत्र लग जाए, इसका मतलब गंगा की सहायक यमुना, यमुना की सहायक चंबल, चंबल की सहायक बनास, सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। तो विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत, गंगा नदी तंत्र व गोदावरी नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र को अलग करते हैं, अलग करते हैं। मतलब गंगा नदी तंत्र और गोदावरी नदी तंत्र, इन दोनों नदियों को अलग करने का काम विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत करते हैं भी। ठीक बात है। उसके बाद अगली बात पे चलते हैं। इस पर्वत का निर्माण, इस पर्वत का निर्माण अधिकांशतः, वैसे बानेर श्रेणी में नहीं है चुना पत्थर, अधिकांशतः चुना पत्थर से हुआ है, चुना पत्थर से हुआ है। आपको एक बात का पता होगा कि चुना पत्थर जो होता है ना, चुना पत्थर वो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है। ये चुना पत्थर जो होता है, इससे कौन सा उद्योग लगता है? सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल, कच्चा माल सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है। और इसीलिए आपके इस पर्वत के आसपास सीमेंट उद्योगों की अधिकता पाई जाती है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और बानेर श्रेणी, बानेर श्रेणी का निर्माण लावा से हुआ है, लावा से। अतः गुजरात में सीमेंट इकाइयां कम है, सीमेंट इकाइयां कम है। मतलब पहले चुना पत्थर के पास पास ही आपकी सीमेंट इकाइयां लगती थी, और लगभग सीमेंट इकाइयां जैसे चुर्क, डालमिया नगर, करनी, ये आपके इस उद्योग की आप बात करोगे तो चुर्क, डालमिया गलत लिख दिया अभी, डालमिया नगर और करनी, ये तीन बड़े सीमेंट उद्योग के केंद्र हैं। और अभी भारत में सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादक राज्य राजस्थान है, ये बात आप ध्यान रख लेना। तो ये आपका विंध्याचल पर्वत था, इसमें कोई समस्यात्मक बात नहीं है, बात क्लियर है। चलो अगली बात पे चलते हैं, ये हमारा इसके साथ चला जाएगा। अब ये हमारा भारत था, ठीक है जी। इधर ये वाला पर्वत हमारा विंध्याचल था, और इसके बाद हमारा एक और पर्वत ये वाला, इस वाले पर्वत का नाम है सतपुड़ा। इसके यहां से कौन सी नदी बहती है भी? यहां से आपकी नदी बहती है नर्मदा। कौन सी बहती है? नर्मदा। और इधर से कौन सी बहती है? ताप्ती। ताप्ती ये नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। हाँ ठीक है भी। अभी हम शुरू करेंगे 3 नंबर पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा माउंटेन। सबसे पहला सवाल वही, सतपुड़ा माउंटेन कैसा पर्वत है? ब्लॉक खंड। कभी कभी ऐसे पर्वतों को बरनसोत पर्वत भी कह देते हैं। पर्वत बरनसोत, फाल्ट के कारण बना हुआ पर्वत होता है ना, वो बरनसोत पर्वत होता है।
तो इतनी बात क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से, एक बार ये बात क्लियर होगी तो बता दो भाई, फिर मैं अगली बात पे चलूंगा। हाँ, कहां है ये, तो सीधा सीधा है नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच, नदियों के बीच स्थित है। नर्मदा और ये ताप्ती इन दोनों के बीच में स्थित है। अच्छा, कहां से कहां तक है, तो ये गुजरात के राजपीपला, पीपला, गुजरात में स्थान का नाम है राजपीपला, है ना। राजपीपला से छोटा नागपुर पठार तक फैला है ना, से छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार तक फैला है, ये वाली बात है। अब इसके भी 3 भाग हो जाते हैं, इसके भी 3 भाग हो जाते हैं। जो ये पश्चिम वाला भाग है ना, पश्चिम वाला, इसका नाम होता है आपका, ये वाला भाग, इसका नाम होता है राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी नाम होता है इसका। और बीच वाले का नाम होता है महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, बीच वाले का नाम महादेव पहाड़ी होता है। और इस सबसे पूर्व वाला जो भाग है ना, इसका नाम होता है मैकाल की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी। ये आपके 3 नाम होते हैं इसके भी। तो आप ऐसे बता सकते हो, पश्चिमी भाग क्या कहलाएगा, पूर्वी भाग क्या कहलाएगा, और मध्यवर्ती भाग क्या कहलाएगा। इसके 3 नाम हो जाएंगे। अब आप समझिए, सबसे पश्चिमी भाग जो है ना, वो राजपीपला की पहाड़ी है, राजपीपला, राजपीपला की पहाड़ी कहाँ होगा ये, तो ये नाम होगा गुजरात और एमपी में। और पूर्वी पहाड़ी का नाम होगा मैकाल पहाड़ी, जो मेनली आपकी होगी ना, वो छत्तीसगढ़ में होगी, मेनली छत्तीसगढ़ में। और बीच वाली पहाड़ी का नाम क्या होगा, महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी। और ये जो होगी आपकी, वो एमपी में होगी, एमपी में। ये आपकी बात थी। इतनी बात क्लियर है क्या, बताओ। हाँ भाई बताओ। आप कहोगे उतने दिन में हो जाएगा बेटा। ममता, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, एक बार कमेंट करें बेटा। हाँ, जल्दी से बता दो, इतनी बातें क्लियर है क्या। तो फिर हम अगली बात पे चलते हैं। ये जो पर्वत है ना, इसका निर्माण किससे हुआ है, इसका निर्माण हुआ है बलुआ पत्थर से, मेनली इसका निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है। कुछ भाग में बेसाल्ट व ग्रेनाइट भी है, बेसाल्ट व ग्रेनाइट, लेकिन ज्यादा क्या है आपका, ज्यादा जो है ना वो बलुआ पत्थर है, सबसे ज्यादा बलुआ पत्थर है इसमें। और आपको पता भी होगा कि लाल बलुआ पत्थर जो है ना, लाल बलुआ पत्थर, जैसे लाल किला बना है, बीकानेर का किला बना है, आगरा में किला, आगरा का ताजमहल तो मकराना के संगमरमर से बने। बेटा देखो, आप लोग केवल हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए भाई ज्यादा है ये, लेकिन सीईटी करके भी तो आपको कोई पेपर देना होगा ना, और उस पेपर में फिर आपके ज्योग्राफी आएगी ज्यादा नंबर की। फिर उसमें तो अब सीईटी के लिए मान लो ऐसा हो कि भी कोई 2 4 5 सवाल आने, तो फिर वे वही थोड़ी पता चले कौन से आने, चीजें तो सारी पढ़नी पड़ेंगी, तो थोड़ा हमें समय देना पड़ेगा। और सीईटी में आप चाहो तो इसको एक बार स्किप कर सकते हो भी, आने वाली परीक्षाओं में फिर आप देख लो, ज्योग्राफी को स्किप कर लो, क्योंकि उसमें तो हरियाणा जीके का, मैथ का, इनका ज़्यादा वेटेज रहेगा। तो आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना लो।
हाँ, इसके बाद आप अगली बात पे आ जाओ। राजपीपला की पहाड़ी का निर्माण लावा से हुआ है। अगली बात पे चले, औसत ऊंचाई। हाँ भाई, औसत ऊंचाई कितनी है? ज्यादा ऊंचा पर्वत नहीं है, 770 मीटर ऊंचा है। ठीक है भाई। अब आपको एक बात याद रखनी है कि इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका सर्वोच्च शिखर जो है ना वो धूपगढ़ है। कौन सा है? धूपगढ़। और धूपगढ़ कितना ऊंचा है? 1350 मीटर एमपी में। बस इतनी बात याद रख लेनी, ये भी जरूरत पड़े तो रख लेना। हाँ, अब आपको एक बात बता दूं, इस श्रेणी में एक दर्रा है, जबलपुर दर्रा। जबलपुर दर्रा। आप 1 मिनट में एक बात को ऐसे समझें, ये आपका एक पर्वत है सतपुड़ा, इसके यहां राजपीपला और महादेव पहाड़ी, ये वाली राजपीपला पहाड़ी और ये वाली महादेव पहाड़ी, इनके बीच में यहां दर्रा है। अब कोई आदमी दक्षिण भारत से आ रहा है तो उसके लिए उत्तर भारत का प्रवेश द्वार है, और उत्तर भारत से दक्षिण में जा रहा है तो दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार है। तो जबलपुर दर्रा। हाँ, आर्यन दिल्ली पुलिस में बिल्कुल स्किप नहीं कर पाओगे आप। आरपीएफ में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, भारत का सामान्य परिचय। कल के क्लास में सब बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर 3-4 क्वेश्चन आपकी 16 तारीख तक की क्लास से आए हैं, 16 तारीख तक की क्लास से आए। तो आप सोचो, जब एक टॉपिक से 2-3% आरपीएफ में आए तो दिल्ली पुलिस में आएंगे। आपको समय तो देना पड़ेगा बेटा, कंपटीशन की दुनिया में ऐसा है नहीं कि आप ये चाहो कि सर 2 सवाल आएंगे, 5 आएंगे, वही 5 बता दो। ऐसा होता तो फिर बेटा हम लोग पढ़ाते क्यों? हम कोई ऐसे एसी वाली एक दुकान खोल लेते और उसमें 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लिख के बेच देते। नहीं तो ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हर चीज के लिए। आपको कोई भी एग्जाम देना है, उन सब के लिए हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कॉमन एग्जाम के लिए। यहाँ तक कि टीजीटी तक की हम ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। हाँ, तो जबलपुर दर्रा जो है वो कहां है? तो सबसे पहली बात एमपी में। एमपी में। इससे उत्तर भारत व दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। प्रवेश द्वार कहते हैं। अब एक बात बताओ, मैं आपको केवल जबलपुर दर्रा पढ़ा था, सतपुड़ा पर्वत नहीं पढ़ा था, तब कैसा अच्छा लगता और अब कैसा लग रहा है? अब ज्यादा बड़ी है, सतपुड़ा पर्वत का भी पता चल गया, जबलपुर दर्रे का भी पता चल गया और सारी बातें पता चल गई। अब आपको एक बात और देखो, हाँ याद रखना, विंध्याचल एवं सतपुड़ा में साल व सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। यहां आपके लिए एक और बड़ी बात बतानी है। भारत की सबसे बड़ी सागवान मंडी, भारत की सबसे बड़ी सागवान मंडी कौन सी है? जबलपुर है भाई, जबलपुर। भारत में सबसे ज्यादा सागवान की लकड़ी जो मिलती है वो जबलपुर में मिलती है। रितिका यादव, बेटा मेरे क्या है, मैं आपको कभी और किसी क्लास में जब पढ़ाता हुआ भारत की भूगोल मिलूँ ना, तब आप देखना और भी जानदार पढ़ानी होती है। अब तो मेरे दिमाग में रहता है कि बच्चों को लगे सर ज्यादा पढ़ा दिया, तो मैं इसे कंट्रोल कर करके पढ़ाता हूँ कि इतना बहुत है ना। नहीं तो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और भी चीजें होती हैं, कॉन्सेप्ट सहित जब हम बात करते हैं तो और भी मजा आता है। इतनी बातें आपके क्लियर हो गई क्या? बताओ, अगली बात पे चलता हूं फिर मैं। हाँ भाई, चलो अगली बात पे। अच्छा, एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे, पूछ लूं क्या? बताओ, पहले यही पूछ लेता हूं, भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 अरावली,
ऑप्शन नंबर 2 विंध्याचल, ऑप्शन नंबर 3 सतपुड़ा और ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी घाट। एक सवाल का आंसर आपको ही देना है, इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 मान के इसका उत्तर दे दो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दो, एक सवाल। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए मान लो एग्जाम में ऐसा आ गया, भारत का कृषि की दृष्टि से, भारत का कृषि की दृष्टि से सबसे उपजाऊ पठार है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अच्छा, इसको ऐसे ऑप्शन दे देता हूं आपको, दक्कन का पठार, नंबर 2 बुंदेलखंड पठार, तीसरा छोटा नागपुर पठार और चौथा मेघालय पठार। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेता हूं, थोड़ी आपको नींद आ रही है तो आपकी नींद भी ठीक हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है गारो खासी की पहाड़ी भारत के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? किस भौतिक प्रदेश का भाग है? किस भौतिक प्रदेश का भाग है? अब देखो, नंबर 1 हिमालय का, नंबर 2 उत्तर के मैदान का, नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार का, नंबर 4 तटीय मैदान का। अच्छा, अब आपके उत्तर देखेंगे। भाई आपने से जिसने पहले दे दिया उसका मैं नहीं देख पाया। अच्छा, भारत का सबसे रजनी राणा 2, संदीप बिश्नोई 4, संदीप पहले का ए, अच्छा भाई, निशु पहले का ए, मोनिका मोर ए, मोनिका मोर 3 पे आ गई इतनी देर में। नहीं बेटा, ये गलत बात है, सोच के उत्तर दिया करो। हाँ, फिर पूनम कुमारी 3। अच्छा, 3 जो उत्तर दे रहे हैं वो तो इसलिए दे रहे हैं कि सर बताओ, अब ये कोई सवाल है क्या? ये फौज में भी आता है, आर्मी के एग्जाम में सवाल आता है। अब आपको ये नहीं पता कि भारत का दूसरा लंबा पर्वत कौन सा है? पहला तो पता है ना? अच्छा, पहला मैं बता देता हूं तुम्हें, भारत का पहला लंबा पर्वत हिमालय। पहला लंबा पर्वत हिमालय। दूसरा लंबा पर्वत है पश्चिमी घाट। ये सारे गलत थे। दूसरा सबसे लंबा पर्वत है आपका पश्चिमी घाट, जो 1600 किलोमीटर लंबा है। और हिमालय कितना लंबा है? 2400 किलोमीटर। देख लो। अब आप मेरे से ये सवाल पूछते हो ना, सर कोर्स कितने दिन में हो जाएगा, आप क्या है, ये सीईटी में आएगा क्या, दिल्ली पुलिस में आएगा क्या? ये सवाल तो आएगा ना। अब ये बात बताओ, अकेला कैसे पढ़ा दूं इसको? अकेला 1 लाइनर पढ़ा दूं क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, 2 में उत्तर बताओ, भारत का कृषि की दृष्टि से सबसे उपजाऊ पठार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दो। क्वेश्चन 2 का दो भाई। प्रदीप नहीं है भाई सही। मैंने कल भेज दी भाई पीडीएफ, हो जाएंगी, अपलोड नहीं हुई है तो आज हो जाएंगी। बाकी आंसर दो क्वेश्चन नंबर 2 का। नहीं दे रहे बेटा, मैं पढ़ा के आपसे सवाल पूछता हूं तभी आपको आसान लगते हैं। चीजें बहुत आपको सीखने की जरूरत है, ऐसी बातों पे मत आओ। भारत का कृषि की दृष्टि से, तो भारत में कृषि की दृष्टि से सबसे उपजाऊ है दक्कन का पठार। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता दो।
3 का बताओ भाई। क्वेश्चन पहले आप लिखो ऐसे क्वेश्चन 3 और उसके आगे आंसर लिखो, जल्दी लिख दो, फिर मैं अगली बात पे चलूंगा, फिर हमारे कंप्लीट नहीं हो पाएगा नहीं तो आज ये। समय बड़ा रफ्तार से चलता है बेटा, 1 घंटा होते देर नहीं लगती। आप कहते हो सर कोर्स कब हो जाएगा, घंटा होते देर लगती क्या, इतना सा घंटा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2, किरण 3 में 2 बता रही है भाई। अच्छा, रजनी राणा 3, पूनम कुमारी 3, क्वेश्चन 2 का 4 आंसर, पिंकी 3 में सी, 3 में सी। गारो खासी जैंतिया की पहाड़ी किसका भाग है। अब बताओ, ये मेघालय के पठार का भाग है, और मेघालय का पठार किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का। तो इसका राइट आंसर ये बताओ, इससे आसान कोई सवाल होते हैं क्या। छोटे छोटे सवाल आपको परेशान करेंगे प्रदीप जी, हिमालय के नहीं होते, ये प्रायद्वीपीय पठार के भाग होते हैं, इसलिए बात को समझें, जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी। हाँ, ये हमारा है। अब यहां से एक पर्वत शुरू होता है यहां से और तमिलनाडु तक फैला है। बहुत बच्चों को लगता है कि सर तमिलनाडु में कैसे फैला है, देखो ऐसे फैला है भाई, केरल और तमिलनाडु में प्रॉपर फैला है, दोनों के बीचों बीच। ये आपका गोवा इधर रह जाएगा, गोवा इधर रह जाएगा, और इस पर्वत का नाम है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है। पूनम तीनों सही है तो ठीक है भाई, बधाई हो आपको। हाँ, ये वाला पर्वत हमारा पश्चिमी घाट। अब पहला सवाल वही कि पश्चिमी घाट है क्या। एक्चुअल में ये माना जाता है कि पश्चिमी घाट पर्वत है ही नहीं, ये इस प्रायद्वीपीय पठार का आखिरी किनारा है, और ये ऐसे ऊपर उठने से बना है, अकेला ऊपर उठने से। और जब अकेला ऊपर उठता है तो उसका नाम होता है भ्रंश पर्वत। पश्चिमी घाट कैसा पर्वत है, भ्रंश पर्वत। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात, कब बना है ये आपका क्रिटेशियस युग में बना। बाकी की जरूरत नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा, इसका पूछ लेते हैं तो मैंने लिख दिया। ओके, ये कहां है वो भी देखें, इसका विस्तार कहां है। तो इसका विस्तार शुरू हो जाता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यहां पे इनका विस्तार है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। ठीक है जी, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 1200 मीटर है, इसका मतलब ऊंचा भी है भाई। हाँ सही बात है, ऊंचा भी है 1200 मीटर। और कहां से कहां फैला है, तो इधर आपकी जो नदी आती है ताप्ती, ताप्ती, ताप्ती से लेके और कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक, ताप्ती से लेके कन्याकुमारी तक फैला है। लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई है भाई 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। और भारत का सेकंड लंबा पर्वत, भारत का सबसे लंबा पर्वत है हिमालय, और दूसरा आपका ये वाला ही है। ठीक है जी, अब अगली बात देखो, ये आपको सामान्य सामान्य बात बता रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई, अब अगली बात आपको पता होनी चाहिए, इससे महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, सह्याद्री, सह्याद्री, सह्याद्री कहते हैं। इस सह्याद्री का मतलब क्या होता है, इस सह्याद्री का मतलब होता है सदा हरा भरा रहने वाला पर्वत। सह्याद्री, सदा हरा भरा रहने वाला पर्वत, बिल्कुल सही बात है भी। तो महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा इसके सबसे दक्षिणी भाग पे, और इसका सबसे दक्षिणी भाग, यहां पे एक दर्रा है, यहां पे एक दर्रा है, और उस दर्रे का नाम है पाल घाट। और पाल घाट के दक्षिण वाली जो पहाड़ी है इसकी, ये वाली, इसका नाम होता है आपका अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। इसका नाम क्या होता है भी, अन्नामलाई की पहाड़ी होता है। क्या नाम होता है, अन्नामलाई की पहाड़ी। और इसी अन्नामलाई की पहाड़ी में यहां केरल में एक चोटी है, और उस चोटी का नाम है अनायमुडी, अनायमुडी, 2695 मीटर, और ये आपकी केरल में है।
2695 मीटर केरल में, 2695 मीटर केरल में। और ये पूरे दक्षिण भारत में 3 ही पर्वत है, एक तो ये, और एक आपको इधर मिलेगा पूर्वी घाट, ये आपका पूर्वी घाट मिलेगा, और एक आपका यहां मिलेगा नीलगिरी की पहाड़ी। इन तीनों में इस पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी 1501 मीटर, और नीलगिरी के दो दा बेटा 2637 मीटर। सबसे ऊंची अनाई मुड्डी है 2695 मीटर, और ये पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको यह बात पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए? पश्चिमी घाट का केरल के दक्षिण का भाग, नहीं भाई केरल के दक्षिण का नहीं, पाल घाट के दक्षिण का, पश्चिमी घाट का पाल घाट के दक्षिण का, पाल घाट के दक्षिण का भाग, दक्षिण का भाग सबसे ऊंचा है, ऊंचा है, जिसे क्या कहते हैं भी? अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी कहते हैं, अन्नामलाई की पहाड़ी कहते हैं। और इस अन्नामलाई की पहाड़ी में इलायची का उत्पादन होता है, और इसीलिए इसी पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी भी कह देते हैं। तो आप अगली बात पे चलो, अगली बात सुनो। अन्नामलाई की पहाड़ी में किसका उत्पादन होता है भी? इलायची, इलायची, इलायची का उत्पादन होता है, उत्पादन होता है। अतः इसे इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। अब इसी इलायची को कोर्डमम भी कह देते हैं। तो कोर्डमम की पहाड़ी कहते हैं, कोर्डमम की पहाड़ी कहते हैं, इलायची की पहाड़ी या कोर्डमम की पहाड़ी कहते हैं। ये बात आपको क्लियर होगा। और आपको यह भी पता है कि ये जो पहाड़ी है वो यहां है, यहां सबसे लास्ट वाला भाग है, इसके सबसे लास्ट वाला भाग है इधर वाला, तो सबसे लास्ट का भाग है। और मानसून पवन सबसे पहले यही आती है, सबसे ज्यादा वर्षा यही करती है, और विषुवत रेखा के निकट है तो तापमान भी ज्यादा है, दोनों चीजें ज्यादा है। बिल्कुल, ये बात भी मैं आपको बताऊंगा। पहले सर्वोच्च शिखर बता देता हूं। हाँ, इसका सर्वोच्च शिखर कौन है भी? अनायमुडी, अनायमुडी 2695 मीटर, केरल अनायमुडी है। ध्यान से सुनना, जो पश्चिमी घाट, पूरे पश्चिमी घाट वह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मैं तो कहता हूं कि इस बात का सवाल जो है वो सबसे ज्यादा बार बनता है, ये इंपोर्टेंट की पावर 10,000 है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी, अनायमुडी। हाँ भाई, फोगाट सरिता कह रही कि सर मेरा गांव भी मकराना है। मकराना, हाँ मकराना दादरी के पास पड़ता है ना, मकराना, मकड़ाना, मकड़ाना, मकड़ाना में लांबा होते हैं शायद, मेरा एक मित्र सुभाष लांबा, उसका गांव होना चाहिए मकड़ाना। हाँ, तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनायमुडी है। अगली बात सुने, जो अभी मैं बता रहा था वही, क्या यहां उच्च तापमान ज्यादा, तो तापमान उच्च होना ही है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा के नजदीक है भाई, 0 डिग्री नजदीक ही तो है, तो 0 डिग्री पे सूर्य सीधा चमकता है, तो बिल्कुल यहां उच्च ताप व उच्च वर्षा के कारण, उच्च ताप व उच्च वर्षा के कारण, उच्च ताप व उच्च वर्षा के कारण क्या पाई जाती है? बताओ क्या पाई जाती है? कारण सदाबहार वन पाए जाते हैं, वन पाए जाते, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं,
जिनमें भारत की सर्वाधिक क्या पाई जाती है? जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता पाई जाती है। भारत की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भी जल्दी बताओ, ये बात समझ में आई क्या? भारत की सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो भारत की सर्वाधिक जैव विविधता अन्नामलाई की पहाड़ी में पाई जाती है। भारत की सर्वाधिक जैव विविधता का सवाल सीधा आए तो पश्चिमी घाट में केरल की साइलेंट वैली में, ये साइलेंट वैली क्या होती है भी पता है क्या आपको? तो जहां बायोस्फीयर रिजर्व होता है, जहां मनुष्य का शून्य हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप मतलब मनुष्य बैन होता है, ऐसा आपका यहाँ नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और जहां मनुष्य नहीं जाता उसको बोलते हैं साइलेंट वैली। भारत की सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? पश्चिमी घाट में, साइलेंट वैली में पाई जाती है। बताओ, इतनी बात क्लियर है क्या? फिर आपको अगली बात बताता हूं। हाँ, एक बस लास्ट ही बात आऊंगा। यहां से एक नदी निकलती है, वो जाके मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है, और उस नदी का नाम होता है वैगई। वैगई नदी। क्या नाम होता है रे? वैगई, वागई, ऐसे वाला नाम होता है वैगई। और ये आपकी भारत की सबसे दक्षिणतम नदी होती है। जल्दी से आप इतनी बात समझ में आ गई तो मुझे कमेंट कर दो, फिर मैं अगली बात पे चलूंगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सर्वाधिक जैव विविधता, फौज पुलिस से लेके आईएएस तक हर एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा भाई, जल्दी बता दो भाई। करो जल्दी, कमेंट करो। 2 दिन हमारी क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब थी नेटवर्क की वजह से, आज सब सही चल रहा है, और सही चलता रहे तो बहुत अच्छा हो जाता है। पूनम कुमारी कह रही है सही है। अच्छा, ये सभी बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट केवल कोई 20, 30, 50, ज़्यादा 100 बच्चे करते हैं। लाइव बहुत ज़्यादा रहते हैं, कमेंट कम करते हैं, पता नहीं क्या रीजन है। हाँ, अगली बात पे चलें इसके बाद? बिल्कुल चलेंगे सर, तो लो भी चलते। ओके, रिपोर्ट है। ये आपका पश्चिमी घाट है। अच्छा, ये थोड़ा सही नहीं बना भाई, इसको मिटा के दोबारा बना लेते हैं। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत, और ये वाला पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट में 4 दर्रे, 2 तो है महाराष्ट्र में और 2 है केरल में। 2 तो है महाराष्ट्र में, 2 है केरल में। सबसे पहले वाला है ऊपर वाला थाल घाट। अच्छा, एक बात याद रखें, दर्रे जो होते हैं ना, उनको हिमालय में तो कहा जाता है ला। अरावली में कहा जाता है नाल। देसूरी की नाल, केवड़े की नाल, फुलवारी की नाल, ये सब। और पश्चिमी घाट में इनको कहा जाता है घाट। घाट का मतलब दर्रा होता है। घाट का मतलब दर्रा होता है। भाई एमसीक्यू कौन कहता है नहीं कराते? पहले में आप बताओ, जब पहला टॉपिक करवाया था तो उसके एमसीक्यू नहीं कराएगा? चैप्टर कंप्लीट होते ही कराएंगे, इसके 2 दिन कराएंगे लगातार, आप चिंता मत करो। हरदीप जी, ऐसा कोई सवाल नहीं होता जैसा आप पूछना चाह रहे हो। हाँ, ठीक है निशु, ओके। हाँ, थाल घाट के बाद दूसरा जो दर्रा होता है वो होता है बोर घाट। तीसरा होता है पाल घाट, और चौथा होता है सैनकोट गैप। ये आपके 4 दर्रे होते हैं। ये 2 दर्रे जो होते हैं वो महाराष्ट्र में होते हैं, और ये 2 दर्रे जो होते हैं वो केरल में होते हैं।
अभी आप सुनेंगे पहली काम की बात। मुंबई जो है वो एकदम यहाँ है, यहाँ थोड़ा नीचे बन गया हमारा ये, वो तो कभी एग्जैक्ट मापनी से बनेगा तभी है, मुंबई यहाँ है। तो याद रखना थाल घाट जो है ना, थाल घाट है ना, थाल घाट, उससे जो हमारे रेल मार्ग आएगा वो कलकत्ता से नागपुर, ये कलकत्ता, ये मान लो नागपुर और फिर आएगा मुंबई, मुंबई, और इस वाले से मुंबई से निकल के पुणे जाएगा और पुणे से जाएगा चेन्नई, चेन्नई। तो ये सवाल पूछ लेते हैं, कलकत्ता को मुंबई से कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट। कलकत्ता को चेन्नई से कौन सा जोड़ता है? बार घाट, बोर घाट। और पाल घाट तो बड़ा चौड़ा दर्रा है। ये सब बातें अब तो दोस्त कम हो गए ना भाई, बस बूढ़े होते होते दोस्त बिछुड़ जाते हैं, आजकल बिछुड़ गए। ओके, तीन का नहीं पता था, ये पाल घाट तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब चलो शुरू करते हैं। पहला दर्रा थाल घाट, काम की बात कहां है? महाराष्ट्र में, एक काम की बात। दूसरा आपको केवल इतना बताना है कि इस ये मुंबई, मुंबई, मुंबई से नागपुर और नागपुर से कलकत्ता को जोड़ेगा, चाहे सड़क मार्ग हो चाहे रेल मार्ग हो, सब इससे जाएंगे। ठीक है जी। बोर घाट की क्या स्थिति रहेगी? एक तो बोर घाट एकदम मुंबई के सामने है, तो इसको पहला तो ये कहेंगे मुंबई का प्रवेश द्वार, मुंबई का प्रवेश द्वार कहेंगे भी, ठीक बात है। दूसरी बात ध्यान से सुने कि ये क्या करेगा, ये मुंबई, मुंबई से जाएगा, इससे जो भी जाएगा वो पुणे, और पुणे से जाएगा चेन्नई। तो मुंबई पुणे चेन्नई को जोड़ता है, चाहे रेल मार्ग हो चाहे सड़क मार्ग हो। फिर आपका आ गया अभी पाल घाट। पाल घाट में आपको एक बात तो ये याद रखनी है, केरल, एक ही याद रखनी है, सबसे चौड़ा दर्रा, चौड़ा दर्रा, जितने ये चार दर्रे सबसे चौड़ा दर्रा जो है वो पाल घाट है। एक्चुअली ऐसा माना गया कि कोई बड़ी नदी पहले आके अरब सागर में गिरती थी, ये वाली बात है। हाँ, अगली बात पे चले, और ये किसको जोड़ेगा? तो ये कोच्चि को, कोच्चि या कोचीन, कोच्चि टू तिरुचिरापल्ली, कोच्चि को तिरुचिरापल्ली से जोड़ेगा। ठीक है जी। आप ये भी कह सकते हो कि कालीकट, तिरचूर, कोयम्बटूर रेल मार्ग व सड़क मार्ग जाता है, बाकी इतने की जरूरत नहीं होती। और चौथा आपका दर्रा है सैनकोट गैप, और सैनकोट गैप कहां है? केरल में। इतने याद रख लोगे क्या बताओ? जल्दी से कमेंट कर दो, इतनी बात क्लियर होगी तो फिर हम चलेंगे। इसमें जरूरत नहीं है बेटा, बाकी आपको मैं तो लिख दूंगा। ये तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम को मदुराई से जोड़ेगा। हाँ, नगर कोयल और कोल्डमम की पहाड़ी जो है उनके बीच में है। हाँ ममता, बात तो ये भी बेटा सही है, इसमें क्या है, ये भी सही है, आपकी बात सही है भी, ये भी। देखो स्ट्रेटेजी आपको अपने हिसाब से बनानी है। कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो मैथ रीजनिंग के बलबूते सिस्टम सेट कर रहा हो, कोई बच्चा ऐसा होगा जो जीके के बलबूते सेट कर रहा हो। तो आपको अपने हिसाब से प्लानिंग करनी है बेटा, जो भी आपको अच्छी लगे उसके हिसाब से प्लानिंग कर लो। हाँ बताओ, इतनी बातें क्लियर है तो? दो पर्वत जो हैं, पूर्वी घाट और नीलगिरी की पहाड़ी, वो हम डिस्कस करेंगे मंडे की क्लास में। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।
इतनी बातों में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो। बेटा घाट का मतलब दर्रा, इधर ये थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, ये घाट जो होता है वो दर्रा होता है। दर्रा दर्रे का लोकल नाम है। जैसे अरावली में नाल कहते हैं, हिमालय में ला कहते हैं, और ये वाली बात होती है। एक क्या होता है, जैसे हमारे भी जोड़ के किनारे कोई एकदम ऊंचा भाग होता है ना, तो हम उसको घाट कहते हैं, घाट। हाँ, ये वाली बात होती है। जल्दी बता दो, इतनी बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है भाई, हो गई तो ठीक है। कोई बात नहीं है बेटा, पूरा करा देंगे, बैच को जल्दी करा देंगे। आप कहोगे उतने दिन में करा दूंगा मैं तो। ठीक है भाई, ओके। आज की क्लास को यहीं विराम दें, फिर मिलेंगे। बताओ और कोई, और बच्चे कमेंट बताओ, क्या 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 बात बता रहे हो। मनदीप बताओ, आप बताओ कितने, कितने दिन में कोर्स कंप्लीट कराना है?